नमस्कार साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 और 4.0 परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है। आज की कक्षा में हम आपके लिए हिंदी इंग्लिश क्वालिफाइंग पेपर जो 30 प्रश्न के आते हैं वहाँ से हमने जो है 500 PIQs की सीरीज स्टार्ट किया है, जिसका पहला वीडियो आ चुका है और आज हम क्लास 2 लेके आए हैं। पिछले वीडियो में हमने 100 प्रश्न देखे थे मैराथन के और आज हम दूसरा मैराथन देखेंगे। 100 प्रश्न यहाँ पर भी होंगे और ये जो प्रश्न हैं आपके PRT कह सकते हैं TRE 1 में जितने भी एग्जाम्स हुए थे उसके लिए जो है ये प्रश्न पूछे गए थे। कुल उस समय 100 प्रश्न पूछे जाते थे, अब 100 प्रश्न जो है 30 प्रश्न ही पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए एक एक करके इनका हल समझते हैं कॉन्सेप्ट्स के साथ। पहला प्रश्न है, द डॉक्टर्स एंड नर्सेज आर अटेंडिंग टू डैश इंजर्ड पीपल। अब आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते होंगे ए एन और दा में। तो एक चीज़ हम आज जो है ध्यान रखिए आज से कि डेफिनिट और इनडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं। इनडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं। डेफिनिट मतलब होता है निश्चित और इनडेफिनिट मतलब होता है अनिश्चित। तो जो दा होता है उसको हम डेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं और इनडेफिनिट आर्टिकल होता है ए और एन। और डेफिनिट यानी निश्चित, इसका मतलब होता है कि ऐसा आर्टिकल जो निश्चित हो। तो जब जहाँ पे कोई चीज़ निश्चित होगी तो वहाँ पे हम दा का प्रयोग करेंगे और जहाँ पे अनिश्चित होगी वहाँ हम ए और एन का प्रयोग करेंगे। ए और एन के प्रयोग में भी हमने बताया था कि हिंदी में हम उच्चारण करके देखेंगे। तो जब प्रश्न आएगा तो वहाँ पे हम ए और एन को समझा देंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि डिफिनिट आर्टिकल्स और इनडिफिनिट आर्टिकल्स में बांटा गया है। निश्चित आर्टिकल में आपका दा आता है और अनिश्चित में आपका ए और एन आता है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, डॉक्टर एंड नर्सेज आर अटेंडिंग टू इंजर्ड पीपल। अब यहाँ पे देखिएगा तो इंजर्ड जो पीपल है यहाँ पे क्लियर कट आपको पता चल रहा है, निश्चित हो रहा है यहाँ पे कि जो इंसान है वो जो है जख्मी है। तो उस जख्मी इंसान की बात की जा रही है, तो यहाँ पे हम जो है ऑप्शन दा लगाएंगे। तो दा का प्रयोग क्यों किया गया? क्योंकि यहाँ पे निश्चित बता रहा है कि जो है एक जख्मी व्यक्ति है उसके लिए प्रयोग हो रहा है। और यहाँ पे डॉक्टर नर्स अलग बताया गया है। अब ऐसे यहाँ पे देख लीजिए द डॉक्टर्स, तो यहाँ पे डॉक्टर्स भी क्लियर है कि डॉक्टर्स की बात कर रहा है, तो यहाँ पे दा लगाया गया है। तो जब निश्चित होता है तो वहाँ हम दा लगाते हैं और जब अनिश्चित होता है ए और एन जो नियम है उसके हिसाब से हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इंजीनियर्स ऑफ इसरो हैव डन अ ट्रेमेंडस टास्क। अब यहाँ पे देखिए इंजीनियर्स ऑफ इसरो, तो यहाँ पे आपको क्लियर कट बता दिया गया है, निश्चित बता दिया गया है कि इंजीनियर्स किसके हैं, इसरो के इंजीनियर्स हैं। तो दा यहाँ पे फिर से क्या लगेगा, दा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे निश्चित बता दिया गया है कि इंजीनियर्स किसके हैं, तो इसरो के हैं। तो निश्चित जब हो जाएगा तो वहाँ पर हम दा का प्रयोग करेंगे। तो द इंजीनियर्स ऑफ इसरो हैव डन अ ट्रेमेंडस टास्क। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, द चाइल्ड इज क्राइंग प्लीज बाई डैश आइसक्रीम फॉर हिम। अब यहाँ पे आप देखिए तो जो है आइसक्रीम की बात कर रहे हैं, लेकिन अब आइसक्रीम के बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है उस प्रकार से कि जो है हम आइसक्रीम का मतलब कोई वैसा डिटेल नहीं दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आइसक्रीम के लिए हम ए और एन में से क्या लगाएंगे, तो आइसक्रीम। तो आइस को कैसे लिखते हैं हिंदी में, आइस क्रीम। आइस में क्या आया, बड़ा आया मतलब स्वर आया, और जब स्वर आएगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। और जब व्यंजन आएगा उच्चारण में पहले अक्षर के तो हम वहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा एन। तो द चाइल्ड इज क्राइंग प्लीज बाई एन आइसक्रीम फॉर हिम। अगला प्रश्न है, ही टोल्ड अस दैट ही वुड बी बैक डैश आवर। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे तो यहाँ पे भी अनिश्चित की बात कर रहा है। तो यहाँ पे अनिश्चित की बात कर रहा है, तो आवर को हमेशा ध्यान रखिए। आवर को हम कैसे लिखते हैं, आवर को हम यहाँ पे एच साइलेंट होता है, एच क्या होता है, साइलेंट होता है। और जो साइलेंट होता है तो हम इसका उच्चारण नहीं करेंगे। तो आवर, यहाँ वैसे तो इसको हावर पढ़ना चाहिए लेकिन हम इसको पढ़ते हैं क्या, आवर पढ़ते हैं। तो आवर पढ़ने की वजह से यहाँ पे बड़ा आया, तो बड़ा आया क्या है, स्वर है, और स्वर है तो हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे एन का प्रयोग किया गया है। क्लियर है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो वर्ड्स साइलेंट होते हैं, जो वर्ड्स पहले अक्षर साइलेंट होते हैं, फिर हम उसको जिस तरीके से हिंदी में लिखते हैं, हम जिस तरीके से हिंदी में लिखते हैं वैसे ही हम चेक करेंगे। तो अब आवर तो लिखते हैं, हावर तो लिखते नहीं है, तो आवर से चेक करेंगे। तो आवर में हम पाएंगे कि बड़ा आया है, तो बड़ा आया है इसका मतलब स्वर आया है, तो स्वर आया तो इसका मतलब एन यहाँ पे लगेगा। ऐसे ही अगर ऑनर शब्द की बात करें, ऑनर, तो हॉनर तो पढ़ते नहीं, इसको ऑनर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ऑनर। ऐसे हिंदी में लिख लीजिए। तो यहाँ पे फिर से स्वर आया, तो यहाँ पे ऑनर के आगे भी क्या लगेगा, एन लगेगा अगर प्रयोग किया जाएगा तो यहाँ पे आवर की जगह पे क्या लगेगा, एन लगेगा। आगे बढ़ते हैं। द इंडियंस आर वेरी गुड इन मैथ्स।
तो यहाँ पे आप देखिए बहुत लोग दा लगा दिए होंगे, तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब ऐसे शब्द आए इंडियंस, ब्रिटिश, अमेरिकन्स, तो ऐसे शब्दों के सामने कुछ नहीं लगता है, इनडिफिनिट आर्टिकल्स नहीं लगते हैं, ना डेफिनिट आर्टिकल्स लग सकते हैं। तो नियम है कि जब ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं इंडियंस, ब्रिटिश, अमेरिकन्स, तो इन सब के सामने जो है कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। तो यहाँ पे आपका सिर्फ सिंपली हम यही लिखते हैं कि इंडियंस आर वेरी गुड इन मैथ्स। तो आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ अबव। अगले प्रश्न पे आते हैं, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लैनेट। तो प्लेनेट की बात कर रहे हैं तो मरकरी आपको पता है प्लेनेट है, प्लूटो आपको पता है कि प्लेनेट की कैटेगरी में था लेकिन अब नहीं है, अब सिर्फ 8 प्लेनेट है और 8 प्लेनेटों की लिस्ट में प्लूटो नहीं है, तो प्लूटो नहीं है। मून भी आपको पता है क्या है, उपग्रह है धरती का, तो ये भी नहीं है, तो आपका बी और सी नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी। हालांकि आयोग ने आंसर सी दिया था लेकिन प्लूटो भी आपका प्लेनेट की कैटेगरी में नहीं आता है, तो ध्यान रखिएगा प्लूटो भी नहीं आता, मून भी नहीं आता, तो आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन ए किचन। तो किचन में क्या क्या नहीं पाया जाता, स्टोव, खाने का स्टोव होता है बनाने का, अटेंसिल्स, बर्तन पाए जाते हैं, कॉमोड नहीं पाया जाता, कमोड बाथरूम में पाया जाता है, कमोड टॉयलेट सीट जो होती है तो ये बाथरूम में पाया जाता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, किचन में नहीं पाया जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन एन इलेक्ट्रिक शॉप। तो इलेक्ट्रिक शॉप में ट्यूबलाइट जलाने वाली मिल जाएगी, मोटर मिल जाएंगे। ट्यूब की बात करें तो ट्यूब ये जो है इलेक्ट्रिक शॉप पे नहीं मिलता है। आगे बढ़ते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए वेजिटेबल। तो टोमेटो वेजिटेबल है, ड्रैगन फ्रूट ये भी जो है वेजिटेबल में, और यहाँ पे जो है ड्रैगन फ्रूट भी आपका वेजिटेबल नहीं है, स्ट्रॉबेरी भी नहीं है, तो आपका आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। तो इसको देख लीजिएगा, हमने जो है गलती से इसको आंसर मार्क कर दिया था, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कौन सा वेजिटेबल नहीं है, कौन सा वेजिटेबल नहीं है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए वेजिटेबल। तो ड्रैगन फ्रूट भी वेजिटेबल नहीं है, फ्रूट की कैटेगरी में आता है, स्ट्रॉबेरी भी फ्रूट की कैटेगरी में आता है, तो ये दोनों वेजिटेबल नहीं, तो आंसर हो जाएगा मोर देन 1। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, विच वन इज नॉट फाउंड इन एन ऑफिस। ऑफिस में क्या नहीं पाया जाता है, तो ऑफिस में वाटर कूलर की बात करें तो वाटर कूलर रखा होता है, चेयर एंड टेबल्स होते हैं, फाइल्स एंड कंप्यूटर्स होते हैं, तो सभी तो पाए जाते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, यानी दिए गए विकल्पों में सभी पाए जाते हैं। पूछा गया कौन सा नहीं पाया जाता, तो आपका यहाँ पे तो कुछ ऐसा है नहीं जो नहीं पाया जाता, सभी पाए जाते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। फिर अगला प्रश्न है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो विकल्प दिए गए हैं उसका प्रयोग करके हमें बताना है। प्रश्न पूछ रहा है स्प्रिंग कम्स आफ्टर, तो बोल रहा है कि स्प्रिंग कब आता है, बसंत कब आता है, तो बसंत आपका शीत ऋतु के बाद आता है, तो विंटर के बाद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इफ़ मंडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ ए वीक विच इज़ द फोर्थ डे। तो मंडे अगर पहला दिन होता तो आपको पता है आसान सा प्रश्न है, थर्सडे चौथा दिन हो जाएगा, बृहस्पतिवार। फिर इफ़ टुडे संडे, अगर आज संडे है तो देन द डे बिफोर यस्टरडे वास। तो अगर मान लीजिए आज 19 जून है, अगर आज संडे है मान लीजिए, तो जो है पिछला दिन क्या हो जाएगा, तो पिछला दिन सैटरडे हो जाएगा, यस्टरडे, और यस्टरडे के पिछला दिन कौन सा दिन हो जाएगा, तो फ्राइडे हो जाएगा। आंसर हो गया फ्राइडे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, जुलाई कम्स बिफोर द मंथ ऑफ। तो जुलाई किस मंथ के पहले आता है, तो आसान प्रश्न ये भी है, तो अगस्त के पहले आता है। फिर है लुक एट डैश इन द स्काई। तो आप जो है आसमान में जब देखेंगे तो आपको क्या दिखेंगे, रॉक्स दिखेंगे, रोज दिखेंगे, बर्ड्स दिखेंगे, तो आप कहेंगे बर्ड्स दिखेंगे क्योंकि चिड़िया उड़ती है आकाश में, तो आंसर हो जाएगा बर्ड्स। फिर है प्रश्न, ब्रदर्स वाइफ इज। तो ब्रदर की वाइफ कौन होती है, तो जो जैसे हम भाभी बोलते हैं तो भाभी बोलते हैं, तो भाभी को हम इंग्लिश में जो सिस्टर इन लॉ बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा सिस्टर इन लॉ। और हमेशा ध्यान रखिएगा ऐसा रिलेशन जो शादी वगैरह के माध्यम से जुड़ता है वहाँ पे हम लॉ वर्ड का यूज़ कर देते हैं, लॉ इन लॉ का वर्ड यूज़ कर देते हैं। जो शादी के माध्यम से जुड़ता है, जैसे मान लीजिए एक महिला है, उसकी शादी हुई, वो अपने दूसरे घर में गई, वहाँ पे ससुराल में, तो उसके जो क्या नाम है ससुर होंगे और सास होंगी, तो उनकी जो ससुर और सास होंगी वो क्या कहलाएंगी, जो है मदर इन लॉ, क्योंकि शादी होके वो रिलेशन बना है। ऐसे ही फादर इन लॉ ससुर के लिए, तो इस प्रकार से आप समझिए ये फ़र्क होता है। तो ब्रदर्स वाइफ यानी भाई की जो बहन होंगी हमारी भाभी, तो वो जो है सिस्टर इन लॉ कहलाएंगी क्योंकि वो रिलेशन शादी से आया है। फिर अगला प्रश्न है अंकल्स डाटर। तो हमारे चाचा हैं, उनकी जो बेटी हैं वो हम जो क्या होंगे, तो कजिन होंगे। आगे बढ़ते हैं, वाइफ सिस्टर इज।
वाइफ की सिस्टर कौन होंगे? तो वाइफ के सिस्टर यहाँ पे जो है फिर से वही हो जाएगा सिस्टर इन लॉ, क्योंकि ये भी रिलेशन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, भाभी के लिए और साली के लिए, भाभी और साली दोनों के लिए इंग्लिश में हम सिस्टर इन लॉ ही यूज़ करते हैं। तो वाइफ की सिस्टर जो होगी वो साली होगी, तो वो जो है सिस्टर इन लॉ ये भी होंगी, और भाभी के लिए भी हम सिस्टर इन लॉ का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न है सिस्टर सन इज, तो बहन का जो बेटा होता है वो भांजा होता है, तो नेफ्यू हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है सिस्टर्स हस्बैंड इज, तो सिस्टर के जो हस्बैंड होंगे यानी जीजा, तो जीजा के लिए भी हम लोग यहाँ प्रयोग करेंगे ब्रदर्स इन लॉ। तो ध्यान रखिएगा जीजा के लिए और साला के लिए, जीजा और साला दोनों के लिए हम ब्रदर इन लॉ का प्रयोग करते हैं। इंग्लिश में सेम ही यूज़ होता है, तो ये ध्यान रखिएगा, जीजा और साला के लिए ब्रदर इन लॉ। तो सिस्टर के हस्बैंड यानी जीजा वो आपके जो है इंग्लिश में क्या बोलेंगे ब्रदर इन लॉ, क्योंकि रिलेशन किससे जुड़ रहा है शादी से, तो इन लॉ का प्रयोग कर रहे हैं। अब 21 से 25 संख्या पे आते हैं प्रश्न पे। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे है देयर वाज ए डॉग एंड ही वॉज हंग्री, ही सर्च फॉर फूड एवरीवेयर एंड एट लास्ट ही फाउंड ए बोन, ही स्टार्टेड गोइंग होम आफ्टर पिकिंग द बोन विद हिज माउथ, देयर वाज ए ब्रिज ऑन द वे टू हिज होम, व्हेन ही स्टार्टेड क्रॉसिंग इट ही सॉ his reflection in water, the dog thought that there was another dog with a bone in water, he wanted to get that other bone too, so the dog started barking at his own reflection, his bone fell in the water and soon as he opened his mouth the greedy dog lost his bone। तो यहाँ पे आपको एक डॉग के बारे में कहानी बताई गई कि उसको बहुत भूख लगी थी, एक उसको हड्डी का टुकड़ा मिल गया, फिर वहाँ से उसको मुंह में दबा के वो अपना जा रहा था ब्रिज की तरफ, अपने घर की तरफ। जब वो ब्रिज पे पहुँचता है तो पानी में उसने अपनी परछाई देखी, फिर परछाई देख के उसे लगा कि कोई दूसरा कुत्ता है जो उसकी हड्डी लिए हो, तो उसने सोचा ला इसकी भी हड्डी ले लेते हैं, तो उस पर भौंकने लगा। तो जब भौंकने लगा तो उसके मुँह से हड्डी गिर के पानी में चली गई और वो भी चला गया। तो जो इस प्रकार जो लालची डॉग था उसने अपनी हड्डी गंवा दी जो उसको मिलने वाली थी। तो यहाँ पे प्रश्न है कि व्हाट डिड द डॉग स्टार्ट क्रॉसिंग, तो डॉग को जब यहाँ पे क्या क्रॉस कर रहा था, तो यहाँ पे क्या क्रॉस कर रहा था, ब्रिज क्रॉस कर रहा था, दिया गया है आप आराम से पढ़ सकते हैं। देयर वाज ए ब्रिज ऑन हिज वे टू हिज होम व्हेन ही स्टार्टेड क्रॉसिंग इट, यानी जब उसको पार करने लगा किसको, तो ब्रिज को। तो आप आराम से देखिएगा तो आपको प्रश्न के हिसाब से आंसर मिल जाते हैं। व्हाट डिड द हंग्री डॉग फाइंड, तो हंग्री डॉग को क्या मिला था, तो एक बोन का टुकड़ा मिला था। अगला प्रश्न है द डॉग बार्क्ड एट द बोन फेल डाउन फ्रॉम हिज, तो जब डॉग भौंकने लगा, कुत्ता भौंकने लगा, तो बोन कहाँ से गिरा था, तो उसके मुंह में, क्योंकि मुंह में वो दबाया हुआ था तो वहाँ से गिर गया। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होता है। व्हाट डिड द डॉग वांट फ्रॉम द अदर डॉग, ही सॉ इन वाटर, तो जो पानी में उसने देखा था उससे क्या चाहिए था, तो उसका भी हड्डी चाहिए था, बोन चाहिए था। द मोरल ऑफ द स्टोरीज, तो कहानी का शीर्षक क्या है, कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, तो हमें लालच नहीं करना चाहिए, डोंट बी ग्रीडी, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि जो ग्रीडी डॉग था उसने अपनी हड्डी गंवा दी, जो उसको मिलने वाली थी खाने के लिए उसने उसको गंवा दिया, तो इसलिए हमें लालच नहीं करना चाहिए, आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं, अब ध्यान से देखिएगा, जब हम स्वर की बात करते हैं तो स्वर में छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, और ये आपके आते हैं किसमें, तो ये आपके आते हैं ह्रस्व स्वर में। ह्रस्व स्वर में जो छोटे स्वर होते हैं, ऐसे ही बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये किस में आते हैं, दीर्घ स्वर में आते हैं। और इसी प्रकार जो है आपके जैसे ओम होता है ये और बड़ा होता है तो इसको हम प्लुत स्वर बोलते हैं। और इसके अलावा संयुक्त स्वर होते हैं जिसको हम आय और आय से डिनोट करते हैं, तो ये आपके संयुक्त स्वर होते हैं। और संयुक्त स्वर का मतलब होता है कि ये दो स्वर से मिलकर बने होंगे। तो यहाँ पे जो आय होता है, जैसे आय होता है तो ये छोटा आ प्लस ई से मिलकर बना होता है, उसी प्रकार आय भी जो है मिलकर बना होता है। तो ये जो है संयुक्त स्वर है, क्योंकि ये दो स्वर से मिलकर बने होते हैं। तो ए और आय ये आपके संयुक्त स्वर के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रत्येक वर्ग का प्रथम एवं द्वितीय वर्ण किस प्रकार के होते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का प्रथम एवं द्वितीय वर्ण जो होते हैं वो अघोष प्रकार के होते हैं। इनका आपको एक लिस्ट दे दिया जाएगा आपको टेलीग्राम में, वहाँ से आप देख लीजिएगा कि अघोष वर्ण किन्हें कहते हैं। फिर इसी प्रकार का आता है अघोष है यानी बिना घोष के, तो एक दूसरा होता है सघोष। सघोष मतलब होता है घोष के साथ में, तो इनको देख लेंगे हम। आगे बढ़ते हैं, या उनको घोष भी बोलते हैं, तो घोष अघोष दो प्रकार के। तो प्रत्येक वर्ग का प्रथम एवं द्वितीय वर्ण ये आपका घोष कैटेगरी का है। फिर अगला प्रश्न है खा और घा।
खा और घा ध्वनि किस प्रकार की है, तो जिन ध्वनि में कम समय लगता है उनको हम अल्प प्राण कहते हैं। जैसे का, खा तो आपका महाप्राण हो गया, फिर गा ये, ठीक है। तो का गा आपका अल्प प्राण में आ जाता है। वैसे ही खा और घा, क्योंकि खा और घा में ज़्यादा समय लगता है तो इनको हम महाप्राण कहते हैं। तो खा और घा कैसी ध्वनि होती है, महाप्राण ध्वनि। तो अगर का और गा पूछेगा तो अल्प प्राण होता है। ऐसे ही सभी व्यंजनों में होता है। जो 5 आपके वर्ग होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, दा वर्ग, तो इसमें जो है इसी प्रकार से अल्प प्राण और महाप्राण देखे जाते हैं। बाकी आपको एक लिस्ट दे दी जाएगी, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, या कथन किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये आपका 343, ये जीएस में भी आपके पीआरटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बाकी सबके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो ये हिंदी इंग्लिश की जो क्लासेस होती हैं पीजीटी तक के लिए होती हैं। फिर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। तो आर्य भाषाओं की अगर हम आर्य भाषाओं की बात करेंगे हम, तो आर्य भाषाओं में संस्कृत शामिल है, प्राकृत शामिल है, तुर्की शामिल नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, आर्य भाषाओं में संस्कृत शामिल है, प्राकृत शामिल है, तुर्की शामिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है। तो संज्ञा के आपने कई सारे प्रकार पढ़े होंगे, उसी में से एक प्रकार होता है भाववाचक संज्ञा, जहाँ किसी भाव का प्रयोग होता है। जैसे मित्रता, तो मित्रता आपका भाववाचक संज्ञा में आता है। ऐसे ही जो है ईमानदारी, ईमानदारी आप कमेंट करके बताइए कि ईमानदारी किस प्रकार की संज्ञा में आएगा। तो भाववाचक संज्ञा, बाकी आपको संज्ञा के आपने विभिन्न प्रकार पढ़े होंगे, वहाँ से आपको क्लैरिटी हो जाएगी। बाकी आपको इसी की एक ऐसे सिंपल सी लिस्ट दे दी जाएगी, जहाँ पे आपको विभिन्न प्रकार के संज्ञाओं के बारे में जानकारी दे दी जाएगी। अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो किससे प्रश्नवाचक सर्वनाम है, किनके प्रश्नवाचक सर्वनाम है। फिर एक किसी से, तो यहाँ से लगने की वजह से ये सर्वनाम नहीं रह गया। तो ध्यान रखिएगा, किसी से, तो किसी से आप प्रश्न बना के भी आप जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं बना सकते। तो जैसे मान लीजिए किसी से मिलना है, तो किसी से मिलना है, तो यहाँ आपका जो है इस प्रश्नवाचक में क्लियर नहीं होगा कि प्रश्नवाचक है नहीं, तो ये आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम की कैटेगरी में किसी से नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि से लग गया है यहाँ पे। तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मैंने नौकर से खाना बनवाया, वाक्य में कैसी क्रिया है। तो जब दूसरे से कोई कार्य करवाते हैं तो उसको हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको पढ़ाया, तो मैंने तो आपको पढ़ाया, लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैंने जो है शिवम से खाना बनवाया, या मैंने शिवम से पीडीएफ बनवाया, ठीक है, या मैंने शिवम से पीडीएफ को यूट्यूब पर अपलोड करवाया, तो ये आपका प्रेरणार्थक क्रिया में आ जाएगा। राम जाता है, ये आपका कर्मक क्रिया में आ जाएगा। और फिर सकर्मक क्रिया होता है कि राम ने रावण को मारा, सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। फिर उसको व्यापार में करोड़ों का घाटा हो गया, उक्त वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है। तो ध्यान रखिए, जब भी हमें संख्या का क्लियरिटी नहीं होता है, जब भी हमें अब करोड़ों का घाटा, आप अगर हम पूछें आपसे कितने रुपए का घाटा हो, तो आप कहेंगे करोड़ों का बता रहा है, लेकिन क्लियर नहीं है। तो जब क्लियर नहीं होता तो अनिश्चय बोधक विशेषण होता है। आगे बढ़ते हैं, संख्या बोधक आपको पता है, परिमाण बोधक 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, जहाँ परिमाण बताता है। संख्या बोधक आपको पता ही है, एक होता है क्रमवाचक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये आपका क्रमवाचक में होता है। तो ध्यान रखिएगा। और संख्या में 1, 2, 3 आएंगे, ये फर्क होता है संख्या और क्रम में। क्रम में पहला, दूसरा, तीसरा आता है। अगला प्रश्न है, शब्द का अर्थबोध कराने वाला कौन सा शब्द है। तो शब्द का अर्थबोध कराने वाला जो शब्द होता है वो होता है शब्द शक्ति। आगे बढ़ते हैं, छंद। बाकी कुछ प्रश्न आपको ऐसे आएंगे जो समझ में हो सकता नहीं है, क्योंकि ऐसे ही होता है, जब भी पेपर बनाया जाता है तो कुछ प्रश्न ऐसे ही रख दिए जाते हैं जो किसी के समझ में नहीं आते हैं, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। बाकी आपको जो जो टॉपिक्स आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनको आप मजबूत कर लीजिए। फिर छंदों की गणना किससे की जाती है। तो छंद जो होते हैं, छंदों की गणना ध्यान रखिएगा वर्ण और मात्रा से की जाती है। वर्ण और मात्रा की गणना की जाती है, उसी प्रकार हम छंदों को विभिन्न प्रकार में विभाजित करते हैं। उपमा अलंकार का निम्नलिखित में से कौन सा अंग है। तो जिन लोगों ने भी अलंकार पढ़ा होगा तो उपमा अलंकार में आपको पता होगा कि उपमेय भी होता है, उपमान भी होता है, साधारण धर्म भी होता है। तो आंसर है आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वाक्य में कौन सा कारक है। तो हमने पिछले क्लास में भी आपको बताया था कि जहाँ पे अलग होने की बात आएगी, किसी चीज़ की किसी से अलग होने की बात आएगी, तो वहाँ पे अपादान कारक होगा। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, तो अलग होने के संदर्भ में अपादान कारक का प्रयोग करते हैं। फिर हम मानक भाषा की विशेषता क्या होती है। तो मानक भाषा की विशेषता होती है कि उसकी एक ऐतिहासिकता होती है, इतिहास होता है, स्वायत्तता होती है, स्वतंत्र होती है, वो एक रूपता होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। मानक भाषा मतलब स्टैंडर्ड लैंग्वेज। फिर है द्वंद्व समास में कौन सा प्रधान होता है।
तो ध्यान रखिएगा, द्वंद्व समास में दोनों पद जो है प्रधान होते हैं। समास को आपका एक लिस्ट दे दिया जाएगा, वहाँ से आपको सारा क्लियरिटी हो जाएगा बहुत ही आसान शब्दों में। फिर आगे बढ़ते हैं, हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम है। तो हिंदी भाषा के विकास का जो सही क्रम यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, तो दिए गए विकल्पों में सही नहीं दिया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आप लोगों ने हिंदी भाषा के विकास को पढ़ा होगा, तो आप कमेंट करके बताएं कि हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, प्राकृतिक पैंगलम के छंद किस रस से संबंधित है? तो प्राकृतिक पैंगलम के छंद बी रस से संबंधित है। अब ऐसे प्रश्न के लिए परेशान नहीं होना कि कहाँ से पूछा गया, कहाँ से आया है। ऐसे प्रश्न को कह सकते हैं जब एग्जाम में आए तो कुछ नहीं किया जा सकता। अगर आता हो तो अच्छी बात, नहीं आता हो तो करके अपना आगे बढ़ जाएं। ज़्यादा ऐसे प्रश्नों के लिए परेशान नहीं होना है। भाषा के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या होता है? तो भाषा के पारिवारिक वर्गीकरण का जो आधार होता है वो इतिहास होता है। उनका जो इतिहास होता है, जो इतिहास का मतलब होता है जो भाषाओं की उत्पत्ति होती है। जब भाषाओं की उत्पत्ति होती है तो समय कालखंड में देखा जाता है, तो इसलिए हम इतिहास के आधार पर जो है भाषा के पारिवारिक वर्गीकरण को बनाते हैं। प्रश्न है, संकलन तरह की नाट्य अन्विति नहीं है? तो ये भी वैसा ही प्रश्न है। तो यहाँ पे आपका आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक है। आगे बढ़ते हैं, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ में प्रकाशित होता है, उसे हम कारक कहते हैं। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ वहाँ पे संज्ञा था, ठीक है, और पत्ता भी था, तो वहाँ से देखिए जो है दोनों के बीच में रिलेशन बताया गया, तो किससे पता चला? हमें कारक से। तो इसी प्रकार कारक से हमें क्या पता चलता है? संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से संबंध किसी दूसरे शब्द के साथ में पता चलता है, कारक कहते हैं। अगला प्रश्न है, शब्द की जिस शक्ति से उसके संकेतिक अर्थ का बोध हो वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो ये होती अभिधा। याद रखिए, बाकी ऐसे प्रश्नों का कुछ नहीं किया जा सकता है क्योंकि बहुत ही अजीब से होते हैं। वक्रोक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य हैं, तो वक्रोक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य कुंतक थे। आगे बढ़ते हैं, ये भी वैसा ही प्रश्न है। फिर है, आ और बा पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। कला का आस्वाद युग निरपेक्ष नहीं होता। शाश्वता का गुण कालजयी कलाकृतियों में सहज अंतर्भूत नहीं होता। तो यहाँ पे जो है आ और बा दोनों गलत हैं, और इन स्टेटमेंट्स में हमें चेक करना रहता है कि क्या ये जो स्टेटमेंट दिए गए सही है। तो कला का आस्वाद युग निरपेक्ष नहीं होता, तो युग निरपेक्ष होता है, तो यहाँ पे गलत है ये। शाश्वता का गुण कालजयी कलाकृतियों में सहज अंतर्भूत नहीं होता, तो ये भी गलत स्टेटमेंट दिया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा आ और बा दोनों गलत है। प्रश्न है वैसा ही, आधुनिकता एक सतत और अंतहीन प्रक्रिया है क्योंकि प्रत्येक परिवर्तन नए सिद्धांतों और संभावनाओं को जन्म देता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ए और बी दोनों सही लग रहे हैं, तो आपका आंसर जो है, अब यहाँ पे आ सही और बा गलत है, आ और बा दोनों गलत है, तो आ और बा दोनों तो गलत नहीं है, तो आ गलत और बा सही है। तो यहाँ पे जो है दिया गया है विकल्प आपके सही उतने दिए नहीं गए। अगर हम देखेंगे तो आधुनिकता एक सतत और अंतहीन प्रक्रिया है, तो आधुनिकता सतत प्रक्रिया है, साथ में प्रत्येक परिवर्तन नए सिद्धांतों संभावनाओं को जन्म देता है। तो इस प्रश्न में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, बाकी आंसर आपको उपयुक्त में से एक से अधिक दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे आपको निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में शब्द रेखांकित हैं। प्रत्येक रेखांकित शब्द के लिए ए बी सी डी ई विकल्प हैं। इनमें से रेखांकित शब्द के लिए अर्थ की दृष्टि से उपयुक्त विकल्प चुनकर उत्तर पत्रक में चिन्हित कीजिए। और थोड़ा आप ये समझिएगा कि TRE 1 के प्रश्न थे, तो TRE 1 में थोड़ा सा अजीब प्रश्न पूछा गया था जो TRE 3 में आके मिल गया। TRE 3 में भी कुछ ऐसा ही प्रश्न पूछा गया, तो हम लोग सारे PIQs को कवर कर लेंगे, वहाँ से हमें एक अंदाज़ा लग जाएगा। और ये हम आपको लगभग 100 प्रश्न लेके आएंगे, तो आपका 5 मैराथन में कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा चल रहा है, 200 प्रश्न आज कंप्लीट हो जाएंगे, 100 पहले हो चुके हैं। तो इन प्रश्नों को देखते हुए फिर जिन जिन टॉपिक से पूछेंगे उसके आपको सिंपल नोट्स दे दिए जाएंगे, वहाँ से आप समझ पाएंगे। फिर आकाश में काले बादल हैं, अब अर्थ की दृष्टि से उपयुक्त विकल्प चुनना है। तो यहाँ पे बात करें तो काले बादल हैं, तो बादल के लिए हम क्या क्या प्रयोग, मेघ का प्रयोग करते हैं, वारीधर का प्रयोग करते हैं, तो आपका आंसर अभ्र का भी प्रयोग करते हैं, तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ये सभी इसके क्या है, पर्यायवाची हैं। किसान बहुत मेहनत करते हैं, तो किसान के लिए कौन सा पर्यायवाची यूज हो सकता है, तो खेतीजीवी। खेतीजीवी का मतलब होता है जो खेती पे डिपेंडेंट होता है, तो खेती पे डिपेंडेंट कौन होता है, किसान होता है। फिर सुरपति होता है, तो सुरपति जो है बोलते थे इंद्र को। बाकी किन्नराधिपति अगर आपको पता तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।
फिर प्रश्न, स्त्री जीवन बहुत बड़ा कठिन है, तो स्त्री के लिए हम कौन सा शब्द यूज़ करते हैं? कांता, शारदा। आप कमेंट करके बताइए शारदा किनको कहते हैं? सरस्वती जी को कहते हैं, याद आ गया होगा आपको। और मीन किसको कहते हैं? तो मछली को कहते हैं। तो स्त्री के लिए कौन सा पर्यायवाची यूज हुआ? कांता। अगला है, चंद्रमा राशि की शोभा, रात्रि की शोभा बढ़ा देता है। तो चंद्रमा का यहाँ पे पर्यायवाची कौन सा है? तो चंद्रमा का पर्यायवाची है यहाँ पे सुधांशु। आगे बढ़ते हैं, बाकी इसके अलावा जो पर्यायवाची दिए गए ये सब सूर्य के हैं। फिर है जल ही जीवन है, तो जल का बात करें तो समीर भी है। तो यहाँ पे जल का पर्यायवाची समीर नहीं होता है। समीर किसका होता है? हवा, वायु का होता है। तो ईला पृथ्वी का होता है। तो यहाँ पे जल का जो है पर्यायवाची तो दिया नहीं गया, तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं, 55 से 59, निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग छांटकर सही विकल्प उत्तर पत्रक में चिन्हित कीजिए। अब यहाँ पे आप प्रश्न देखिए तो आपको पता चलेगा सहकारी, और यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है? यहाँ से आपको उपसर्ग पूछ रहा है। उपसर्ग कौन होते हैं? जो मूल शब्द के पहले लगते हैं। तो पहले क्या लगा? सह, सहधनकारी, सहधनकारी, सहकारी हो गया, तो सह आपका यहाँ पे उपसर्ग लगा है। अगला प्रश्न है सुडौल। तो सुडौल में अगर हम बात करें तो सुडौल, सूधन डौल, तो आपका सु होना चाहिए था, तो यहाँ पे दिया नहीं गया, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं, अभ्युदय। तो अभ्युदय को हम कैसे लिखते हैं? अभिधन उदय, अभिधन उदय, अभ्युदय हो जाता है, अभ्युदय हो जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा अभी। अभी उपसर्ग है यहाँ पे। फिर अब बदमाश। तो बदमाश में हम कौन सा उपसर्ग यूज किए? तो बदधन मास, तो बदमाश हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, संपूर्ण। संपूर्ण में हम समधन पूर्ण, माँ में हलंत होता है, समधन पूर्ण, संपूर्ण बन जाता है, तो संपूर्ण में सम जो है उपसर्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा समास है? सही विकल्प का चिन्हित कीजिए। यथाशक्ति। तो आपने अव्ययीभाव समास पढ़ा होगा, अव्ययीभाव समास। तो अव्ययीभाव का समास का उदाहरण होता है यथाशक्ति। तो यथाशक्ति किसका उदाहरण? अव्ययीभाव का समास है, अव्ययीभाव समास का उदाहरण है, तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं, शीतोष्ण। शीतोष्ण अगर देखा जाए तो शीतोष्ण जो है ये कर्मधारय समास का उदाहरण होता है। आगे बढ़ते हैं, बाकी आपको एक जो है लिस्ट दे दी जाएगी, वहाँ से आपको जो जिस कैटेगरी में है वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अभी चूँकि क्लास PIQs करा रहे हैं तो यहाँ पे समय नहीं है कि आपको हम समझाएं एक एक टॉपिक को, उससे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा भी हो जाएगा। पहला ज़रूरत आपका क्या है कि सारे PIQs को देख लीजिए। PIQs को देखने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है? आपको सिलेबस पता चल जाता है, क्योंकि आयोग तो कोई सिलेबस बताता नहीं, कहाँ से पूछेंगे कहाँ से नहीं पूछेंगे। तो आप PIQs को जब सारे देख लेते हैं तो उस हिसाब से आप तैयारी अपनी अच्छी कर सकते हैं। फिर त्रिभुवन। तो त्रिभुवन में देखा जाए तो द्विगु जो है संख्यावाची समास होता है। तो जहाँ पर संख्या की बात आती है, संख्या जिस समास में संख्या की बात आती है उसको हम द्विगु समास में रखते हैं। तो त्रिभुवन यानी 3 भवन की बात कर रहा है, तो त्रि जो वर्ड आ गया, तो यहाँ पे ऐसे ही तिराहा होता है, चौराहा होता है, तो ये सब आपके द्विगु समास के अंतर्गत आते हैं। अगला है अन्न जल। तो अन्न जल यहाँ पे ध्यान दीजिए, द्वंद्व समास होता है, और द्वंद्व समास में ध्यान रखिएगा दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। इसका मतलब क्या होता है? दोनों पद प्रधान का मतलब होता है कि अन्न और जल दोनों की वैल्यू है, अन्न और जल दोनों की समान वैल्यू है, दोनों पद प्रधान है। और इनको हमेशा जनरली द्वंद्व समास को हम डैश से जोड़ देते हैं, जैसे माता पिता, माता पिता। तो जब माता पिता की बात करें तो माता पिता में किसी को कम ज़्यादा तो कह नहीं रहे, बराबर है, तो ये दोनों यहाँ पे जो है प्रधान पद में आते हैं। तो अन्न जल में आपका द्वंद्व समास है, और द्वंद्व समास आपका दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुब्रीहि समास में जब हम तीसरे का बोध करते हैं, जैसे 10 हैं आनंद जिसके, 10 हैं आनंद जिसके, तो आप कहेंगे दशानन की बात कर रहे हैं, रावण की बात कर रहे हैं, दशानन यानी रावण। तो यहाँ पे आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा, यानी दशानन के लिए हम क्या बोलेंगे? रावण के लिए बोला गया तो दशानन हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। ऐसे नीलकंठ शंकर जी के लिए प्रयोग होता है, एक दंत गणेश जी के लिए प्रयोग होता है, तो ये सब बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आ जाएंगे। अगला प्रश्न है नीलकंठ। नीलकंठ आपका बहुब्रीहि समास के अंतर्गत, क्योंकि किस जो है शंकर जी के लिए प्रयोग हो रहा है, तीसरे अर्थ में आ रहा है। और ध्यान रखिएगा कर्मधारय में फ़र्क क्या होता है? तो कर्मधारय में जो है मतलब तो बताएगा, लेकिन तीसरे की तरफ प्रयोग नहीं करेगा, यही तीसरे की तरफ इंडिकेट नहीं करेगा, तो ये ध्यान रखिएगा। जैसे मतलब अभी ऊपर आया था शीतोष्ण, तो यहाँ पे ज़्यादा ना ठंडा ना ज़्यादा गर्म, शीतोष्ण का मतलब यही होता है ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, तो ये आपका कर्मधारय समास में था। बाकी इसके अलावा कुछ आपको उदाहरण दे दिए जाएंगे, तो वहाँ से आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं 65 से 69। निम्नलिखित शब्दों के अनेक अर्थ हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से जो शब्द के सही अर्थ नहीं है उनके उत्तर पत्रक में चिन्हित कीजिए। अब यहाँ पे अज की बात करें तो जो है सही अर्थ नहीं है, तो अज माने जो है बकरा भी होता है,
अज माने होता है जो जन्मा ना हो, तो शंकर जी का भी जन्म नहीं हुआ है, ब्रह्मा जी का भी जन्म नहीं हुआ है, तो अज जो है, ठीक है, ये मतलब स्वयंभू माने गए हैं। तो इसलिए जो है बकरा भी आपका अज का पर्यायवाची है, शिव भी पर्यायवाची है, ब्रह्मा भी पर्यायवाची है। तो कौन सा सही अर्थ नहीं है? तो कोई भी नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अर्थ का क्या मतलब नहीं होता? तो अर्थ का मतलब धन होता है, अर्थ का मतलब कारण भी होता है। हम आपसे पूछते हैं कि इसका आखिर में अर्थ क्या है, कहना क्या चाहते हो, तो कारण के लिए प्रयोग, अक्षर के लिए प्रयोग नहीं होता है अर्थ। तो अर्थ का पर्यायवाची यहाँ पे अक्षर नहीं है। हरि हम विष्णु के लिए प्रयोग करते हैं, पता ही है आपको। हरि मेंढक के लिए भी यूज होता है, ध्यान रखिएगा। महावीर, महावीर के लिए प्रयोग नहीं होता है। अगला प्रश्न है उत्तर। तो उत्तर में अगर हम बात करें तो उत्तर दिशा के लिए प्रयोग करते हैं, उत्तर हल के लिए भी प्रयोग करते हैं। हम आपको उत्तर करा रहे हैं इसका, तो हल करा रहे हैं, उल्टा नहीं प्रयोग होता है। तो आंसर हो जाएगा उल्टा। फिर जलज की बात करें तो जलज में तो जलज जो है जल में जन्म लेने वाला, और जल में जन्म लेने वाला कमल होता है। तो यहाँ पे जो है, और यहाँ पे आयोग ने आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक दिया था, तो कमल तो यहाँ पे क्लियर है कि जो है, तो यहाँ पे आपका जलज आपका कमल का उदाहरण, कमल पर्यायवाची है, लेकिन नक्षत्र नहीं है, जाला नहीं है। और आपसे क्या पूछा गया है, ध्यान दीजिए प्रश्न पे क्या पूछा गया है। प्रश्न पूछा गया है कि जो शब्द का सही अर्थ नहीं है, तो सही अर्थ कौन से नहीं है, तो आपके हो जाएंगे नक्षत्र नहीं है और जाला नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगले प्रश्न पे आते हैं 70 से 74। निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण को पहचानिए और सही विकल्प को अपने उत्तर पत्रक में चिन्हित कीजिए। मैंने प्रतियोगिता में दूसरा स्थान पाया, तो यहाँ पे जो है विशेषण पूछ रहा है, तो स्थान की बात कर रहा है, स्थान की विशेषता बता रहा है, और स्थान की विशेषता क्या है, दूसरा स्थान, तो दूसरा यहाँ पे विशेषता है। फिर है बाहर कोई व्यक्ति घंटी बजा रहा है, तो देखिए कोई व्यक्ति, व्यक्ति यहाँ पे संज्ञा है या कह लीजिए विशेष से है, और विशेष का विशेषण यहाँ पे कोई है, तो कोई यहाँ पे विशेषता बता रहा है, कोई व्यक्ति। आगे बढ़ते हैं। यह विद्यालय मेरा है, तो यहाँ पे यह जो है विशेषण है विद्यालय के साथ में। फिर मोहन 4 किलो बर्फ़ी तुलवा रहा था, तो 4 किलो बर्फ़ी, तो 4 किलो बर्फ़ी जो है, तो 4 किलो यहाँ पे परिमाणवाचक विशेषण है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में ऊंची इमारतें हैं, तो यहाँ पे गुणवाचक विशेषण है, ऊंची इमारतें, तो ऊंची इमारतें, तो ऊंची आपका यहाँ पे विशेषण है। फिर है कि दिए गए वाक्य के लिए शुद्ध वाक्य चुनिए और ABCD में से सही विकल्प का चयन कीजिए। वह शनिवार के दिन चला गया, तो आपको पता है शनिवार तो अपने आप में ही दिन होता है, तो शनिवार के साथ में दिन का प्रयोग करना गलत है। तो वह चला गया शनिवार के दिन, तो यहाँ पे जो है आगे पीछे कर दिया गया, सीक्वेंस में नहीं है। वह चला गया शनिवार को, यहाँ भी यही किया गया, वह शनिवार को चला गया, ये सही है, ठीक है। तो वह शनिवार को चला गया, ये यहाँ पे शुद्ध वाक्य है। अगले प्रश्न पे आते हैं। कमला बहुत विद्वान है, तो आपको पता है विद्वान हम पुरुष के लिए यूज़ करते हैं, कमला महिला है, तो कमला बहुत विदुषी है, तो विदुषी हम महिला के लिए यूज़ करते हैं, तो कमला बहुत विदुषी है। बाकी ये सब जो है ये आगे पीछे कर दिए गए, एक सीक्वेंस में नहीं रखे गए। कभी भी जो शुद्ध वाक्य होते हैं वो शुद्ध मतलब एक सीक्वेंस में रखे जाते हैं। संज्ञा जो है, संज्ञा क्रिया को हम एक सीक्वेंस में रखते हैं। वे कहाँ जाना है, तो वे की जगह पे होगा उन्हें कहाँ जाना है। आसान था ये। फिर मुझे फल आम का अच्छा लगता है, तो यहाँ पे भी आगे पीछे कर दिया गया, तो मुझे आम अच्छा लगता है। आम अपने आप में फल है, तो आम के साथ में फल का प्रयोग करना उचित नहीं है। तो आम अपने आप में फल है, तो इसलिए 2 बार प्रयोग करना अच्छी बात नहीं होती है व्याकरण में। तो मुझे आम अच्छा लगता है। फिर है 79 से 82 में तत्सम शब्दों के 5 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए और उत्तर पत्रक में चिन्हित कीजिए। तो चुल्ली जो होता है, तो चुल्ली किसके लिए यूज़ होता है, तो चूल्हा के लिए यूज़ होता है। सूची तत्सम किसके लिए यूज होता है, तो सूची सुई के लिए यूज होता है, ध्यान रखिएगा। फिर काष्ठ जो है किसके लिए यूज होता है, तो काठ और लकड़ी, तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर स्वर्ण किसके लिए यूज होता है, तो स्वर्ण तत्सम सोना के लिए यूज होता है। अगला है 83 से 86। निम्नलिखित अशुद्ध शब्दों के लिए 5-5 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से शुद्ध शब्द को चुनकर उत्तर पत्रक में चिन्हित कीजिए। अब सन्यासी, तो ध्यान रखिएगा सन्यासी में जो स्पेलिंग होती है, सन्यासी ऐसे लिखते हैं, साथ में एक बिंदी और भी लगाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। तो आपका आंसर है सन्यासी, ये सही है। तो ध्यान रखिएगा कई लोग इसी को गलत मानते हैं, जबकि जो व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो यही आपका सही है, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। त्याज्य, तो त्याज्य यहाँ पे गलत लिखा गया, त्याज्य होना चाहिए, यानी जिसको त्याग कर दिया गया हो, तो त्याज्य यहाँ पे उचित है। फिर सुदृढ़, तो सुदृढ़ में देख रहे हैं कि दा पे ऐसा रा लगाया गया, दा पे ये वाला होना चाहिए था, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा सुदृढ़। फिर ज्योत्सना, तो ज्योत्सना भी ध्यान रखिएगा। ज्योत्सना में क्या होता है, आधा ता और आधा सा होता है, तो ज्योत्सना। आगे बढ़ते हैं। फिर 87 से 90 तक
वाक्य या वाक्यांश के लिए 5-5 विकल्प दिए गए, इनमें से उपयुक्त विकल्प को चुनकर उत्तर पत्रिका में चिन्हित कीजिए। अब यहाँ पे एक शब्द के लिए, अनेक शब्द के लिए एक शब्द बताना है। जो सब कुछ जानता हो, तो जो सब कुछ जानता हो उसको हम सर्वज्ञ बोलते हैं। जो बहुत कम जानता हो उसको हम अल्पज्ञ बोलते हैं। जो बहुत कुछ जानता है उसको हम बहुज्ञ बोलते हैं। तो जो वाक्य रहता है उसके हिसाब से हम आंसर लगाते हैं। तो जो सब कुछ जानता है तो सर्वज्ञ हो जाएगा। जो वचन से परे हो, तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए तो वचनातीत, वचनातीत होना चाहिए था। तो ये आपका आंसर। वर्णातीत का मतलब होता है वर्णन से परे, तो यहाँ पे वचन से परे पूछा है तो वर्णन से परे के लिए वर्णातीत होगा। अकथनीय, जो कहने योग्य ना हो, फिर आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर जो भूमि उपजाऊ हो, तो उसके लिए हम उर्वर शब्द का प्रयोग करते हैं। पता ही आपको। बंजर, जो बंजर होती है उसके लिए हम बंजर का प्रयोग करते हैं। फिर है जिसका इलाज ना हो सके, तो आपने असाध्य रोग का नाम सुना होगा। असाध्य रोग बोलते हैं कि उसको असाध्य रोग हो गया, इसका मतलब अब वो ठीक नहीं हो सकता है। फिर है 91 से 95 के लिए 5-5 विकल्प दिए गए हैं। अंगारों पर पैर रखना, तो अंगारों पर पैर रखने का मतलब क्या होता है? खतरनाक कार्य करना। यानी अंगारों पे पैर कौन रखता है? यानी जब कोई बहुत डेंजरस काम कर रहा होता है तो खतरनाक कार्य करने के लिए अंगारों पर पैर रखने का यहाँ पे मुहावरे लोकोक्ति का प्रयोग किया गया। आम के आम गुठलियों को दाम का मतलब क्या होता है कि आम भी बेचा और आम के गुठली भी बेच लिया, इसका मतलब अधिक लाभ हो गया। आगे नाथ न पीछे पगहा, तो आगे नाथ न पीछे पगहा का मतलब होता है कि कोई भी कंट्रोल ना होना, किसी प्रकार की जिम्मेदारी का ना होना। यानी और जिस व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं होती है वो अपना ऐसे ही फ्री होकर घूमता रहता है। तो आगे नाथ ना पीछे पगहा, किसी तरह की जिम्मेदारी ना होना। फिर है कान देना। कान देने का मतलब होता है, हम कान कब देते हैं? जब हमें कोई बात ध्यान से सुननी होती है, हम अपने कान को आगे बढ़ा देते हैं कान का हिस्सा सुनने के लिए, तो ध्यान देने के लिए हो जाएगा। गूंगे का गुड़ क्या हो जाएगा? तो गूंगे का गुड़ जो हो जाएगा, तो गूंगे का गुड़ जो होता है, गूंगे का जो गुड़ होता है वो मतलब आवर्णीय सुख के लिए यूज होता है। तो ध्यान रखिएगा, गूंगे का गुड़ मतलब आवर्णीय सुख। गुड़ मतलब क्या होता है? गुड़ मतलब भेली, मीठा। ठीक है, आपने पता ही है गुड़ आपको क्या होता है, जिसको गांव में भेली वगैरह भी कहते हैं। तो जो गूंगे का गुड़ है, यानी गूंगे के लिए मीठी वस्तु क्या हो सकती है? यानी वो ऐसा सुख जो वो बता ना सके, यानी अच्छी चीज़ की बात करेगा, दुख तो हो नहीं सकता। गुड़ की बात आ गई तो गुड़ अच्छी चीज़ होती है, तो यहाँ पे आवर्णीय सुख हो जाएगा। फिर 96 से 100, पुराणों में देखा गया है कि तप देवता करते हैं। अब यहाँ पे आखिरी 5 प्रश्नों के लिए एक पैसेज दिया गया है। पुराणों में देखा गया है तप देवता करते हैं और राक्षस भी। जिस किसी को कुछ भी सिद्धि प्राप्त करनी है, तप के बिना कोई चारा नहीं है। इसमें उसकी नीयत अगर सात्विक रही तो उसका दुनिया और का भला होता है। अगर उसकी नीयत बुरी रही तो वह सारी दुनिया का नाश भी कर सकता है। मनुष्य ने एटम बम, हाइड्रोजन बम जैसे अस्त्र तैयार किए, यह सब मनुष्य की तपस्या का ही फल है। इस आसुरी तपस्या से दुनिया का तो नुकसान होता ही है, लेकिन ऐसी तपस्या करने वाला स्वयं आत्मनाश की तैयारी करता है। तो कोई चारा नहीं से तात्पर्य क्या होता है? तो कोई चारा नहीं होता है। कोई चारा का मतलब क्या होता है? दूसरा रास्ता ना होना। अब जैसे आप बोलते हैं कि मुझे बीपीएससी एग्जाम की तैयारी करने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं, इसका मतलब आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। नियत से तात्पर्य क्या होता है? तो नियत इरादे को बोलते हैं। फिर सात्विक नियत से क्या होता है? तो सात्विक नियत अच्छी नियत को बोलते हैं, तो दुनिया का भला जिससे होगा। फिर आसुरी तपस्या से मनुष्य ने क्या बनाया है? तो आसुरी तपस्या से मनुष्य ने एटम बम बनाया है। यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं, मनुष्य ने एटम बम, हाइड्रोजन बम जैसे अस्त्र तैयार किए हैं। यह सब मनुष्य की तपस्या का फल है। इस आसुरी तपस्या ने दुनिया का तो नुकसान होता ही है। फिर आगे बढ़ते हैं, उपयुक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक क्या होता है? तो यहाँ पे तप की बात की गई है और सात्विक तप और आसुरी तप दोनों की बात की गई है, जिससे दुनिया का भला हो, सात्विक तप, और आसुरी तप जिससे दुनिया का नाश होता है। तो यहाँ पे तप उपयुक्त शीर्षक है। और हमेशा ध्यान रखिए, जो शीर्षक होता है जनरली आपको उपयुक्त में दिए गए विकल्पों के आधार पर चुनना रहता है। बाकी आप लोग जो है कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास कैसे लगी। हमने आपको 100 प्रश्न थे और 100 प्रश्न हमने 38 मिनट में, 40 मिनट के अंदर ही करा दिए हैं। और इतने कम समय में आपको सिर्फ यहीं पे आपको क्लासेस कराई जाती। कारण बस इतना कि आपका समय बचे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए और हमें सहयोग कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।